Welcome back, students, to yet important session of finance. The topic that we are going to cover today is allotment of shares. Now, before starting this topic, चलिए शुरू से शुरू करते हैं. Now, शुरू से शुरू करने का मतलब ये हो रहा है यहाँ पे कि मुझे खरीदने हैं किसी कंपनी के शेयर्स, और अगर मुझे शेयर्स खरीदने हैं तो सबसे पहला काम जो मैं करूंगी वो ये है कि किसी कंपनी के प्रोस्पेक्टस खरीदे जाएंगे. इन द सेम वे जैसे कि आप लोग कॉलेज के प्रोस्पेक्टस खरीदते हैं. अब आप लोगों को जिस कॉलेज में एडमिशन चाहिए उसी कॉलेज के प्रोस्पेक्टस खरीदते हो ना. सिमिलरली जिस कंपनी के शेयर्स मुझे खरीदने हैं मैं उसी कंपनी के क्या खरीदूंगी, प्रोस्पेक्टस. एंड अगेन द सेम वे जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि प्रोस्पेक्टस के पीछे इन द एंड एक एप्लीकेशन फॉर्म लगा हुआ होता है. In the same way, कंपनी प्रोस्पेक्टस में भी कंपनी प्रोस्पेक्टस के साथ साथ आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देती है. ये एप्लीकेशन फॉर्म जब आप खरीदते हैं along with the prospectus, तो आपको उसमें फिल करना होता है कि आपको किस किस कैटेगरी के कौन से शेयर्स चाहिए और कितने शेयर्स चाहिए. ठीक है. Now, after filling this application form, it is given back to the company office and यहाँ से स्टोरी शुरू होती है शेयर्स अलॉटमेंट की. ओके. नाउ कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि जिन लोगों ने शेयर्स मांगे हैं थ्रू द एप्लीकेशन फॉर्म उन्हें शेयर्स अलॉट किए जाए. अब कंपनी कौन से शेयर्स अलॉट करेगी जो आज तक कंपनी ने कभी बांटे नहीं है इसके पहले. दैट मीन्स द कंपनी अप्रोप्रिएट्स द शेयर्स व्हिच आर अनअप्रोप्रिएटेड टिल द डेट. तो इसी को डेफिनेशन में भी कवर किया गया है. देखिए, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, द अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ द प्रीवियसली अनअप्रोप्रिएटेड कैपिटल ऑफ द कंपनी ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन. दिस इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. ओके. नाउ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, they are the most important part in the administrative structure of the company. So they have the power to decide the basis of allotment. या फिर वो लोग क्या करते हैं, कोई कमिटी अपॉइंट करते हैं and that committee decides that how the shares are to be allotted. Okay. Now, board of directors has the power to allot the shares under Companies Act 2013. This I found it important, इसलिए मैंने इसको बना दिया नोट कि डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में कब कब आपको शेयर्स इशू करना पड़ता है. तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी फॉर न्यू इशू विद इफेक्ट फ्रॉम 10th सितंबर 2018 इनको कंपलसरी है डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में. पब्लिक ऑफर इन एक्सेस ऑफ 10 crores and last one any such company as may be prescribed, they have to issue the shares in dematerialized form. Okay. Now, जब आप अलॉटमेंट का टॉपिक पढ़ते हैं तो हमको ये देखना पड़ता, टेक्निकल इशू है ना, ठीक है, लीगल भी है, आप लोगों से पैसे ले रहे हो तो आपको बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं. तो वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, दे आर कॉल्ड एज प्रोविजंस और कंडीशंस, और उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. वन इज द स्टैट्यूटरी वन. स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कंपल्सरीली आपको ये फॉलो करना ही है. अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपके अलॉटमेंट को वैलिड नहीं बोला जाएगा. फाइन. सो द फर्स्ट थिंग इज रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस. नाउ दैट मीन्स कि जब आप पब्लिक को शेयर अलॉट करने जा रहे हैं, आप प्रोस्पेक्टस बेचने जा रहे हैं, उसके पहले यू हैव टू मेक श्योर कि आपका प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास रजिस्टर हो चुका है. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली प्रोस्पेक्टस में आप बहुत सारी बातें बोलने वाले हैं, तो वो बातें सच है झूठ है ये भी तो पता होना चाहिए ना. ठीक है. सो रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड वन थिंग दैट शुड बी केप्ट इन माइंड, डायरेक्टर्स, जितने भी डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, सबकी सिग्नेचर्स भी होनी चाहिए उस प्रोस्पेक्टस में. ठीक. देन एप्लीकेशन मनी, जब मैं एप्लीकेशन फॉर्म भरूंगी तो एप्लीकेशन मनी भरूंगी वहां पे कंपनी के पास है. अब ये एप्लीकेशन का पैसा कितना होना चाहिए, तो कायदा ऐसा बोलता है इट शुड बी मिनिमम 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स, और एज द सेबी सेज
एंड सेबी ये भी बोलता है कि पब्लिक कंपनी के केस में 25% मिनिमम अमाउंट होना चाहिए फॉर एप्लीकेशन मनी, ठीक। देन आफ्टर मिनिमम सब्सक्रिप्शन, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि आप तो चाह रहे हैं शेयर्स बेचना, ओके, लोग चाह रहे क्या शेयर्स खरीदना, ये कैसे पता चलेगा? जब इशू के 30 दिनों के अंदर अंदर 90% ऑफ द शेयर्स आपके बिक जाए या 90% अमाउंट जो है वो कलेक्ट हो जाए, इसे बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। एंड इफ अगर आप नहीं कलेक्ट कर पाए तो आने वाले 15 दिनों के अंदर जिसका जिसका पैसा लिया ना उसका पैसा लौटा देना पड़ता। क्यों? क्योंकि यहाँ से गाड़ी आगे बढ़ेगी ही नहीं। इसीलिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन का पॉइंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसको याद कैसे रखते हैं हम? 30 दिन के अंदर पैसे आ जाने चाहिए। कितने आ जाने चाहिए? 90% आ जाने चाहिए। और अगर नहीं आए तो क्या भैया? 15 दिन के अंदर उनके पैसे लौटा दिए जाएंगे, ठीक है। अब कोई भी कंपनी ऐसा रिस्क क्यों उठाएगी जब पता है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट स्टेज है कि अगर यहाँ 90% पैसे नहीं आए तो हमारी कंपनी का आगे प्रोसेस नहीं होगा। तो कंपनी क्या करती है ऐसी सिचुएशन में? अंडर राइटर्स अपॉइंट करती है ना। हु आर द अंडर राइटर्स? ये वो लोग होते हैं जो कमीशन बेसिस पे कंपनी के साथ टाई अप करते, और अगर आपके शेयर्स ना बिक रहे हो तो सारे शेयर्स खरीद लेते हैं ताकि कंपनी को ये सिचुएशन क्रॉस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, देन कम्स क्लोजिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट। आप जब सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन करेंगे तो मिनिमम 3 दिन, मैक्सिमम 10 दिन आपको वो लिस्ट ओपन रखनी पड़ती है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, हर कैटेगरी ऑफ शेयर्स के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कमेटी डिसाइड करेगी कि कौन से बेसिस पे शेयर्स अलॉट किए जाएंगे, ठीक। देन ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे कंपनी ने जितने शेयर्स निकाले बेचने के लिए, हमें एप्लीकेशन उससे ज्यादा किया ही है। इसका मतलब कंपनी डिमांड में है, बराबर। आप ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया तो कैसा करना? सेबी अलाउ नहीं करता। एक बार जितना आपने बेचने के लिए निकाल दिए उतना ही आपको शेयर्स बेचना है। बट इधर भी है एक चीज कि नेट 10% ऑफ द नेट जो रहता है आपका सब्सक्रिप्शन उतना आप बेच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रीमियम परमिशन टू डील इन स्टॉक एक्सचेंज। यस, बिकॉज यू आर सेलिंग द शेयर्स टू द जनरल पब्लिक, आपको अपनी कंपनी को लिस्ट करवाना होता है एक या एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज में, और इस बात को आपको प्रोस्पेक्टस पे शो भी करना होता है कि कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज में आपकी कंपनी लिस्टेड है, ठीक है। एंड लास्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंसीज। देखो, ये पूरा जो इतना सारा प्रोसीजर होने वाला है, इसके लिए हमको बहुत सारी एजेंसीज को इन्वॉल्व करना होता है। जैसे कि बैंकर्स हो जाते हैं, अंडर राइटर्स हो जाते हैं, है ना, एक लीगल पैनल भी होता है, फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज भी है। तो ऐसे सबके साथ हमको अपना टाई अप बोलो या अग्रीमेंट बोलो, सब कुछ करवा के रखना पड़ता। सो दीज वर द स्टैट्यूटरी कंडीशंस। नाउ कमिंग टू द जनरल कंडीशंस, फर्स्ट इज प्रॉपर अथॉरिटी, एंड प्रॉपर अथॉरिटी इज नथिंग बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या उनके थ्रू अपॉइंट की हुई कंपनी। अलॉटमेंट अगेंस्ट एप्लीकेशन, यस, पहले एप्लीकेशन आएगी फिर आप शेयर्स अलॉट करेंगे, ठीक है। रीजनेबल टाइम, जिस दिन भी आपने निकाला था अपना सब्सक्रिप्शन का डिटेल्स, वहां से लेकर मिनिमम 60 दिन के अंदर आपका अलॉटमेंट का प्रोसीजर हो जाना चाहिए। देन एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, जब आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया तो आपने बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होंगे प्रोस्पेक्टस में, तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस अलॉटमेंट तक वैसे ही रहने चाहिए, आप उसमें चेंजेस नहीं लाएंगे, ठीक है। देन कम्युनिकेशन, यस, वंस द पर्सन परचेजेस द शेयर्स ऑफ द कंपनी, he becomes the shareholders and hence the company has to maintain a proper communication with the shareholder। तो ये कम्युनिकेशन हम किसके थ्रू करेंगे? In the form of letters, correspondence, okay। तो वो अलॉटमेंट लेटर उसे भेजा जाएगा जिसमें ये बताया जाएगा
आपको कितने शेयर्स अलॉट हुए, आपको कितने पैसे देने हैं, आपको ये पैसे कौन से बैंक में जमा करने हैं एंड एवरीथिंग. बट यू हैव टू keep communicating with the prospective shareholder. Then allotment should not be in contravention of any law. Yes. आप यहाँ के तो बहुत सारे लॉज फॉलो कर रहे हैं as per the Companies Act 2013. Okay, but ये पूरा करते करते आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अब बाकी कोई लॉज को तोड़ नहीं रहे हैं. ठीक है, तो these were the general conditions and statutory conditions for allotment of shares. Thank you.